अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 मैथ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो तमाम बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए ई कैट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और हर एमसीक्यू बेसिकली एक टॉपिक से रिलेट कर रहा है, तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जो एमसीक्यूज़ पॉसिबल हैं आप सॉल्व कर सकेंगे। तो सेकेंड ईयर की मुकम्मल किताब से मैंने 30 एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं और आप लोगों ने इनको ख़ुद भी सॉल्व करना है, साथ साथ मैं भी उनकी जो की है शेयर करता जाऊंगा, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊंगा। तो जो पहला एमसीक्यू है, आप बताएंगे कि अगर कोई फंक्शन है sin x प्लस कॉस x, तो ये इवन है, ऑड है, या दोनों ही है, या दोनों में भी नहीं है, तो आपने इसको इवन और ऑड की डेफिनेशन से गुजारना है। आप ज़रा सोचें, आपको टाइम दे रहा हूँ, इसमें कौन सा ऑप्शन है। आपने भी इसका आंसर ढूंढ लिया है, तो इसका आंसर जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। इसका आंसर है डी, यानी जब आप sin x प्लस कॉस x को चेक करते हैं ये इवन है या ऑड है, तो ये ना इवन है ना ये ऑड है। इसी तरह सेकेंड एमसीक्यू, एक फंक्शन है f(x = x - 1 डिवाइडेड बाई x - 4। अब आपने इस फंक्शन में f इन्वर्स की डोमेन के बारे में बताना है। याद रहे कि ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन और रेंज आप फाइंड आउट कर लेंगे, और जब आप डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेंगे तो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। तो आपने इसको इन्वर्स फाइंड आउट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसका डायरेक्ट प्रोसीजर भी है। तो आप इसकी जो इन्वर्स है उसकी डोमेन को गौर से देखेंगे तो ये r-1 यानी तमाम रियल नंबर्स मा सिवाय 1 के इसकी डोमेन बनेगा। यानी हम अगर ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो बी जो है वो इसका ऑप्शन होगा। उसकी रीज़न देखें कि अगर हम इस फंक्शन की डोमेन देखेंगे तो वो ए ऑप्शन बनता है, और अगर हम इसकी रेंज देखेंगे सिर्फ एफ़ की तो वो हमारे पास r-1 बनेगा। तो जब हम इन्वर्स की बात करते हैं तो जो फंक्शन की रेंज है वो उसके इन्वर्स की डोमेन बन जाता है। तो इसलिए यहाँ बी ऑप्शन जो है दैट विल बी करेक्ट आंसर। थर्ड वन, हाइपरबॉलिक फंक्शंस में ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखते हैं। तो आपने भी इसका आंसर देखना है कि ये वाला कोसाइन हाइपरबॉलिक है, दिस वन। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन जो है मेरे नज़दीक वो कोसाइन हाइपरबॉलिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि बाकी जो हैं वो दूसरे फंक्शंस के लिए होंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, ये एक फंक्शन है जो कि स्क्वायर रूट x प्लस 4 की शक्ल में है। तो आपने इस x में जब x² + 1 रिप्लेस करना है तो इसमें आपने देखना है कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी है। यानी आपने इस x में x² + 4 जब रिप्लेस करेंगे तो आंसर जो है वो x² + 8 का स्क्वायर रूट, मीन्स ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। और इस तरह जो है नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। ये फंक्शन f(x = 2 + 3x डिवाइडेड बाय 2x है। अब इसकी कंटिन्यूटी के बारे में हमने बताना है। ज़ाहिर है ये फंक्शन जो है ये ओवर की फॉर्म में है, तो हमने देखना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर ये वाला फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो 0 पर ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है, लिहाजा यही एक पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन
कंटिन्यूस भी नहीं होगा, और बाकी तमाम पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 ये डेरिवेटिव से रिलेट कर रहा है। तो अगर आप f की डेरिवेटिव लेते हैं तो मालूम है tan इनवर्स की डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने x की जगह cot x रिप्लेस कर देंगे तो 1/1 प्लस cot स्क्वायर x हो जाएगा, और वो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 नीचे जो है वो कोसिकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट ऊपर जाकर साइन स्क्वायर एक्स, यानी बी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी डेरिवेटिव से रिलेट कर रहा है। तो पहले आप साइन जो है, साइन एज अ फंक्शन, हम इसकी डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके बाद उसका जो एक्स स्क्वायर है उसकी हम डेरिवेटिव लेंगे। तो साइन का मीन कॉस एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है ये हमारे पास इसका आंसर होगा, और बाकी जो हैं वो ऑप्शन इसके आंसर नहीं होंगे। सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास सीरीज़ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक्चुअली मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन है ये किसी न किसी फंक्शन की, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, यानी साइन में है, कॉस में है, EX में है। 3 किस्म के फंक्शन जो हैं उनकी सीरीज़ जो है वो वेरी कॉमन है। तो अब इसको हमने गौर से देखना है। तो याद रखिए चूँकि इसमें जो पार्स हैं वो ऑड पार्स हैं, तो इसलिए इनमें ज़्यादा चांसेस यही है कि जो फंक्शन हमारे यहाँ ऑड है, मीन अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो जो साइन फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है। तो यहाँ से साइन की मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन जो है ये हमें गिवन है। इसी तरह आप कॉस एक्स की भी मैक्लॉरिन सीरीज़ और EX की भी आप याद रख सकते हैं, और वेरी सिंपल वे में है ये। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज़ आल्सो अगेन रिलेटेड टू द डेरिवेटिव, और हमने साइन 3x की सेकंड डेरिवेटिव के बारे में देखना है। अब देखिए पहली डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो वो 3 cos 3x आएगा, और जब आप फिर उसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बन जाएगा -9 sin 3x, यानी सी ऑप्शन जो है इसकी सेकंड डेरिवेटिव आएगी। आप चाहें तो इसकी थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव भी इसी तरह आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक फंक्शन है साइन फंक्शन, ये आपने बताना है कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। अब देखिए इसके 2 तरीके हैं। एक आप बाय डेफिनेशन चेक कर सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू जो है, अगर आप इस इंटरवल में चेक करें या इसमें चेक करें जिसमें आप x की वैल्यू इंक्रीज़ करने से फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही होगी, तो या फंक्शन जो है x की वैल्यू आप चेंज करें डिक्रीजिंग मैनर में, फंक्शन की वैल्यू भी उसी तरह डिक्रीज़ हो रही होगी, तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग मैनर है। दूसरा तरीका होता है डेरिवेटिव लेकर, यानी अगर आप इसकी डेरिवेटिव लेकर चेक करेंगे किस इंटरवल में वो डेरिवेटिव जो है हमारे यहाँ पॉजिटिव होगी, तो वहाँ से हमें मिल जाएगा कि ये इंक्रीजिंग है। तो यहाँ अगर आप तीसरा होता है ग्राफिकल वे में भी आप चेक कर सकते हैं, यानी ग्राफ लेकर भी, डेफिनिशन से भी और डेरिवेटिव से भी इंक्रीजिंग चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो इस फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग है, बाकियों में ये इंक्रीज़ नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल। अब हमारे पास ये एक इंटरवल है 0 से 3, और ये 1/√9 - x स्क्वायर जो है इसकी हमने इंटीग्रेशन की बात करनी है। तो इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि साइन इन्वर्स x/3 जो है इसकी इंटीग्रेशन आएगी, और चूँकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है लिमिट्स आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे साइन इन्वर्स 1 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, और फिर वो किस एंगल पे आती है, 90 पे आती है। 90 को आप π/2 की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है इस तरह। 12 जो है एंटी डेरिवेटिव मीन इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन के लिए द बेस्ट वे है कि आप इस ऑप्शंस में से चेक कर लें डेरिवेटिव लेकर कि जिसकी डेरिवेटिव से हमें ये फंक्शन मिलेगा तो इसकी इंटीग्रेशन वो वाला होगा। अगर हम पहले ऑप्शन को देखते हैं
तो एल एन टेन इनवर्स एक्स की जो डेरिवेटिव है ये वेरी सिंपल 1/10 इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स की 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो बाकी जो है आप हर ऑप्शन की अलग से डेरिवेटिव लें तो आपको लगेगा कि पहला जो ऑप्शन है उसकी डेरिवेटिव ये वाला फंक्शन है तो इसकी एंटी डेरिवेटिव ये होगा, लिहाजा ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 भी ए एक्स एक फंक्शन है जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, इसकी इंटीग्रेशन अगर आप गौर से देखेंगे तो आप इधर से देखें कि जिस फंक्शन की इधर आप डेरिवेटिव लें ये आ जाए। अब अगर हम इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो ए एक्स की डेरिवेटिव अगर आपको याद हो तो क्या होता है ए एक्स ज़रब एल एन ए, तो ये नहीं बनता। तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन में डी ऑप्शन गौर से देखेंगे ए एक्स की इंटीग्रेशन है। बाकी जो है यहाँ से अगर हम पहले की डेरिवेटिव लें दूसरे की तीसरे की तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस तरह 14 है, ये भी एक्चुअली डेफिनेट इंटेग्रल ही है। साइन एक्स की आपने इंटीग्रेशन लेनी है और कॉस आ जाएगा, फिर आपने पाई से माइनस पाई लिमिट पुट कर देनी है। तो इसमें जब आप कॉस पाई माइनस करके फिर कॉस माइनस पाई करेंगे तो आपको आंसर जो है वो गौर से देखेंगे ये ज़ीरो की शक्ल में आंसर आ जाएगा, यानी हमारे पास जो वैल्यू है ये ख़त्म हो जाएगी और ज़ीरो जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह 15 है, ये भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। आपने ये बताना है कि इस इंटेग्रल के लिए इनमें से कौन सी सब्स्टिट्यूशन जो है वो सूटेबल होगी। तो आपने ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह की 3-4 शक्लों में सब्स्टिट्यूशंस पड़ी होगी। तो इस किस्म के क्वेश्चन के लिए आपने भी सोचना है और यहाँ जो है x = a सेकेंट थीटा इस तरह के इंटेग्रल्स के लिए सूटेबल सब्स्टिट्यूशन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास दो लाइनें हैं जिनके स्लोप्स m1 और m2 हैं, अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो आपने देखना है परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है। इनकी स्लोप्स में आपने पढ़ा हुआ है दो लाइन जो हैं अगर उनकी स्लोप्स सेम होंगी तो वो पैरेलल हैं, और परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन है कि अगर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा। या बाज़ इसको आप यूँ भी लिख देते हैं m1 = -1 डिवाइडेड बाय m2। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। और बाकी जो अगर हम गौर से देखेंगे तो जो डी वाला है वो पैरेलल लाइंस के लिए है। 17 जो है हॉरिजेंटल लाइन जो है उसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इसका सिंपल सा वे ये है कि स्लोप पॉइंट फार्मूला अगर लगाएंगे तो इसमें m जो है हॉरिजेंटल लाइन में स्लोप 0 होती है, तो y - y1 = m0 हो जाएगा। तो y - y1 = 0 इसका ऑप्शन हो जाएगा। y1 जो है इसमें 3 है, तो डी ऑप्शन जो है ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर आप डेफिनेट इंटेग्रल में कोई एप्लीकेशन की बात करें या यूज़ की बात करें तो बेसिकली वो एरिया देता है। अब अगर आप cos x जो है इसको इंटीग्रेट करें -π/2 to π/2 तो ये हमारे पास एरिया की शक्ल में एक नंबर देगा और वो वैल्यू जो है डेफिनेट इंटेग्रल की होगी और वो आंसर 2 आएगा। सिमिलरली ये 2 पॉइंट फार्मूला फॉर स्लोप है, यानी आपने y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 जो है स्लोप फाइंड आउट करने का फार्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, तो जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो -9 विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। उसके बाद ये हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है और ये एक्चुअली हमने जो फाइंड आउट करना है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म
इन स्लोप इंटरसेप्ट मीन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में हमने चेक करना है। हमने वाई को इधर ही रखना है, बाकी वैल्यूज़ उधर लिख कर हमने जो वाई का कोफिशिएंट है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो बी जो है ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट रिक्वायर्ड फॉर्म आएगी और बाकी जो है वो नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है जो कि दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। इससे रिलेटेड दो इंफॉर्मेशंस हैं, दो तीन, उनमें एक मैंने शेयर की है, दो आप और भी चेक कर सकते हैं कि ये हमेशा दो लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब वो दो लाइनें जो हैं वो क्या हो सकती हैं, पैरेलल, परपेंडिकुलर। तो उनका जो हमारे यहाँ कंडीशन है, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो उसमें एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी, ये एच स्क्वायर माइनस ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये पैरेलल के लिए है। इसी तरह इन्हीं में से एक कंडीशन जो है वो परपेंडिकुलर के लिए भी है, वो भी आप चेक कर लें। और तीसरा एंगल जो है दो लाइन के लिए अगर फाइंड आउट करना हो तो ये हमारे यहाँ होमोजीनियस इक्वेशन से ये तीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, एंगल, पैरेलल होना और परपेंडिकुलर होना। तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है वो पैरेलल की कंडीशंस के लिए है। इस तरह इनइक्वालिटीज़ में 2 1 एक पॉइंट है, हमने चेक करना है ये किसका सोल्यूशन नहीं है। तो बेस्ट वे ये है कि हम x की जगह 2, y की जगह 1 पुट करके चेक कर लें कौन सी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती। लेट अस से हम c की बात करते हैं तो x की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह 1, तो ये बन जाता है 5। 5 जो है वो छोटा है 3 से, तो ये बात पूरी नहीं हो रही, लिहाजा c जो है यही इसका ऑप्शन बन जाएगा। अब d जो है वो सोल्यूशन है, क्यों है भला? अगर हम 4 के हैं, x की जगह 2 रख के 4 जमा 1 5 हो जाएगा। 5 1 से हमेशा बड़ा है, 5 1 से भी बड़ा है, 5 जो है वो 4 से भी बड़ा है, 5 3 से भी बड़ा है। तो इसलिए बाकी कंडीशन जो है वो ट्रू सोल्यूशन के लिए हो जाती हैं और एक जो है वो सोल्यूशन के लिए ट्रू नहीं होती, इसलिए वो सोल्यूशन नहीं होगा। इस तरह ये एक इनइक्वालिटी है, इसका ग्राफ आपने चेक करना है कि ग्राफ कहाँ होगा। आम तौर पर हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और ओरिजिन एज ए टेस्ट पॉइंट लेते हैं, फिर हम चेक कर लेते हैं कि किस साइड पे इनइक्वालिटी का ग्राफ है। तो इसमें हम जब इसको एक्स इंटरसेप्ट लेंगे तो हमारे पास जो वाई है वो 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इसका जो ग्राफ आएगा वो हमारे यहाँ अपर हाफ प्लेन, यानी जो लाइन है, जो बाउंड्री होगी इस इनइक्वालिटी की, इससे ऊपर वाली साइड पे बनेगा। इस तरह नेक्स्ट सर्कल से रिलेटेड है, छठे चैप्टर से ये क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा ये हमारे यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब जनरल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ से सर्कल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी की शक्ल में हम लिखते हैं इज इक्वल टू 0 करके। फिर -g -f जो है वो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से अगर हम इस कंडीशन को देखेंगे तो हमारे यहाँ ये यहाँ से 7 जो है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमें g और f की शक्ल में मिल जाएगा। फिर उनके साइन चेंज कर देंगे हम, तो साइन जब चेंज करेंगे तो यहाँ से हमारे यहाँ जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, तो सी सेंटर होगा। इस तरह ये इक्वेशन हमारे पास आपने देखना है, ये है किसकी, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है। यूँ सवाल में तो दे दिया है कि ये पैराबोला है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो आपको पता है कि ये लाइन है जो कि एक्स या वाई की फॉर्म में आती है। तो यहाँ आपने देखना है ये किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay है। तो यहाँ हम ए चेक कर लेंगे और फिर देखेंगे ये किसकी सिमेट्रिक है, अबाउट एक्स एक्सिस है या अबाउट वाई एक्सिस है। तो ये अबाउट वाई एक्सिस जो है ये सिमेट्रिक है और ये डाउनवर्ड है। जब ये डाउनवर्ड होगा तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और उसकी जो इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो y की फॉर्म में होगी, यानी y इज़ इक्वल टू a, चूँकि a इसमें हम 4 कह रहे हैं तो y इज़ इक्वल टू a जो है मीन 4 इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा। इसी तरह एलिप्स के लिए
अगर आपने वर्टिसेस की बात करनी है तो हमेशा वर्टिसेस के लिए जो अहम चीज़ है वो देखा जाता है कि उसके मेजर एक्सिस जो हैं वो किस पे हैं। चूँकि ए जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो एक्स एक्सिस पर इसका मेजर एक्सिस होगा और एक्स एक्सिस पर ही उसके वर्टिसेस होंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे प्लस माइनस ए की शक्ल में एक्स एक्सिस पर कौन सा ऑप्शन है वो ए है। लिहाजा जो इस एलिप्स में हम वर्टिसेस की बात करेंगे ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, अब ये अगर हम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की शक्ल में अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो 9 जो है ये एक्स स्क्वायर के भी नीचे आ जाएगा, वाई स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे। तो ये हाइपरबोला में हमारे यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम सेंटर की बात करेंगे तो ये सेंटर जो है इसका हमेशा ओरिजिन पे होगा और ओरिजिन का मीन 0 0। in fact its center will be at origin. Next one is the projection of any vector u along v is। देखिए along का मतलब हम उसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और डायरेक्शन को हमेशा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिट वेक्टर इसमें v जो है v का यूनिट वेक्टर, जिस ऑप्शन में v का यूनिट वेक्टर आएगा यानी u डॉट v का यूनिट वेक्टर, तो इस ऑप्शन को अगर हम गौर से देखेंगे v ओवर v का मैग्नीट्यूड v का यूनिट वेक्टर है और u के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट है। बाकियों में इसमें भी आपके पास v देखेंगे तो v का यूनिट वेक्टर नहीं बनता, इसमें भी v का यूनिट वेक्टर है लेकिन यहाँ u नहीं है, लिहाजा b जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। सिमिलरली 3 वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर हैं, कोप्लेनर के भी 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 मीन्स तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। लास्ट वन इज़ द डायरेक्शन कोसाइंस। आपको मालूम है किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लेंगे और फिर हर आई जे के जो कोफिशेंट्स हैं उनको हम उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके अलग-अलग लिख लेंगे। इसकी मैग्नीट्यूड जो अगर आप और से देखेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट है और आई जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर है तो इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, दूसरे का -1 है। तो ये सी जो है ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह ये हमारे यहाँ 30 MCQs सेकेंड ईयर मैथ से रिलेटेड हैं जो आपके लिए ई कैट और एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आप और MCQs भी पढ़ सकते हैं। आई होप ये आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।